औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट आरिफ जहांगीरी एक दफ़ा फिर प्रोग्राम कम्युनिटी टॉक के साथ नाजरीन हाजिर है और उन तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे प्रोग्राम को देखते हैं और हमें फ़ीडबैक भी देते हैं। यकीन जानिए कि आपका फ़ीडबैक जो है मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपका फ़ीडबैक जो मुझे हासिल हो उसके नतीजे में प्रोग्राम को कैसे इम्प्रूव किया जाए, किन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस किया जाए। और जो हजरात हमारे टॉपिक्स पसंद करते हैं, मुझे एक बहुत बड़ी तादाद ने जो है वो पिछले प्रोग्राम जो हमने डेविड ब्राउन के साथ किया था, एनसीसीएम के सीईओ हैं, उनका बहुत पसंद किया और एक अच्छा फीडबैक जो है मुझे उसका मिला है। और उन लोगों ने कहा है कि आप जो है वो कैनेडियन मसाइल के ऊपर जो गुफ्तगू करते हैं उस काम को जारी रखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया तमाम हजरात का जिन्होंने मुझे मैसेज दिया और जिन्होंने मुझे फीडबैक दिया, मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। आज के इस प्रोग्राम के अंदर भी जनाब के दो अहम मौज़ूआत हैं। एक तो जो है वो इंडस्ट्री से मुताल्लिक़ है, जो लोग एक बड़ी तादाद हमारी कम्युनिटी की एक आईटी इंडस्ट्री से वाबस्ता है और जो वो आईटी इंडस्ट्री से वाबस्ता है उसके अंदर जनाब बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो कि अब नए सिरे से ना खुल रहे हैं, नए एरियाज़ खुल रहे हैं, जो नई मार्केट्स खुल रही है। और जो लोग आईटी से काफ़ी अरसे से वाबस्ता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम कि वो अपने आप को अपग्रेड करें। So once if they're not going to upgrade or understand that where the technology is moving, what are the new technologies that they have to learn about। एक तो ये मौजू है मेरा और उसके लिए मैंने एक एक्सपर्ट जो हैं वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, उनको दावत दी है। ह्यूस्टन में, ह्यूस्टन के रिहाइश पजीर हैं, मैं अभी उनसे आप तक तारुफ कराता हूँ। और दूसरा मौजू जो है वो बड़ा अहम मौजू है। आप सबको पता है कि एक बच्ची है जो वुडलैंड स्कूल के अंदर जो है उसके साथ जो है वो बुली किया गया, उसको मारा पीटा गया है, एक वाइट बच्ची ने उनको मारा है। और एक लेटर जो है प्रिंसिपल की तरफ से जो है शाया हुआ है और उस लेटर के अंदर जो है वो जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है इज़ लाइक इस्लामोफोबिया टाइप ऑफ थिंग्स और हेट की वजह से उस बच्ची को मारा गया है। तो वो एक छोटी सी वीडियो भी है, वो भी हम दिखाएंगे और उस मौजू पे आपसे बात करेंगे। लेकिन पहले जो है आवर फर्स्ट गेस्ट who is industry experts and who is cyber security experts as well, Muhammad Arif Azad. He is joining from the Houston. Thank you Arif Azad for joining from the Houston and give us the time of to discuss on the cyber security। आरिफ आपका के ज्वाइन किया आपने यहाँ से और मेरा पहला सवाल जो हमारे नाजरीन भी सुनना चाहते हैं उसका जवाब भी सुनना चाहते हैं और वो लोग जो आईटी से मुताल्लिक़ हैं, जो जॉब करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, वो भी सुनना चाहते हैं कि पहले तो ये बताएं कि ये जो साइबर सिक्योरिटी है और ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है आज की दुनिया में। देखें, अगर आप हर तरफ आज के टाइम पर देखें या जहाँ जिस टाइम एरा में हम लोग रह रहे हैं वहाँ हर चीज़ कनेक्टेड है आईटी से। अगर आप घर पर हैं, आपका वॉशर, ड्रायर, आपका रेफ्रिजरेटर, आपका ओवन, गाड़ी, हर चीज़ कनेक्टेड है आईटी से। तो जहाँ आईटी आप कनेक्ट करते हैं वहाँ आप सॉफ्टवेयर के थ्रू चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं। जहाँ सॉफ्टवेयर आपका इन्वॉल्व हो जाता है या कनेक्ट होता है वहाँ आपको थ्रेट होता है कि कोई हैकर हो सकता है कि आपके और आपके नेटवर्क के बीच में आकर आपको हैक करे, आपका डेटा, पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो एक तो ये मेन की रीज़न है कि क्योंकि आजकल आईओटी का टाइम है तो चीज़ें सॉफ्टवेयर कनेक्टेड हैं। नंबर 2 ये कि कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर बड़ा वर्ल्ड वाइड, हम लोग आजकल वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग बड़ा पीक पर है ये टाइम पे। शॉपिंग पूरा ऑनलाइन हो रही है। तो जहाँ जहाँ हम लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं वहाँ आपको कनेक्टिविटी चाहिए अपने कंप्यूटर से लेकर वो एंड पॉइंट तक जहाँ पे आपको जाके कनेक्ट करना है। अब वो हो सकता है बीच में आपके कंप्यूटर और आपके एंड पॉइंट जहाँ आप कनेक्ट करते हैं, पता चलता है आप वॉलमार्ट पे जाकर शॉपिंग कर रहे हैं तो आप अपने घर पे जब बैठे हुए और वॉलमार्ट को कनेक्ट कर रहे हैं, इन बिटवीन यू एंड वॉलमार्ट माइट बी देयर इज सम टाइप ऑफ हैकर हु आर हैकिंग योर डेटा। तो आपको जो मेन ये बड़े रीजन है कि हर जगह पे आपको प्रोटेक्ट करना है, कोई हैकर्स आपका डेटा को रिट्रीव ना करे। तो इसके लिए आपको साइबर सिक्योरिटी लेयर प्रोवाइड करनी होती है ताकि आपके नेटवर्क पर अगर कोई अटैक हो रहा हो तो हमें पहले ही पता हो, या फिर अगर हो जाए तो हम फौरन एक्शन लेकर उस अटैक को मिनिमाइज कर दें। तो ये आज के टाइम पे हमें साइबर सिक्योरिटी की हेल्प हर जगह चाहिए होती है। अच्छा, ये तो देखें एक जर्नल उमूमी है कि जाहिर बात है कि जो टेक्नोलॉजी है वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में एक्सपेंड कर रही है और बहुत सारी चीज़ें, ना सिर्फ ये कि जो आपका रेजिडेंशियल कस्टमर है वो भी साइबर सिक्योरिटी उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इंडस्ट्री के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट। बैंकिंग सेक्टर हो गया, आईएसपीज हो गए, इंटरप्राइज साइड हो गई, कहीं भी हो गई, उन्हें भी अपना डाटा आज
अच्छा, एक बड़ी कॉमन जो हम बड़ी खबर भी सुनते हैं, रैंसमवेयर एक ऐसा हैकर हैक कर लेता है रैंसमवेयर। सबसे पहले हमारे नाज़रीन को बताइए कि रैंसमवेयर होता क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में भी डिटेल बताएं। जी देखें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि मेन अगर आप देखें कि आप घर पर काम कर रहे हैं या आप कोई इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं या कोई ऑफिस एनवायरनमेंट में या कॉरपोरेट सेटअप में काम कर रहे हैं, हर एक जगह पे इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर रही है। और डेटा कुछ भी नहीं है खुद अगर आप देखें, लेकिन डेटा एक, अगर आप इंफॉर्मेशन कोई डेटा से गैदर करते हैं फिर वो डेटा की वैल्यू होती है। अब मैं आपको एक डेटा दे देता हूँ बड़ा, आपके लिए वो एक कोई वैल्यू एडेड नहीं है, लेकिन अगर आपको मैं बताता हूँ कि इस डेटा में जाके आप ये एरिया पे ये फील्ड आपको चाहिए, तो फिर आप उधर इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। वो इंफॉर्मेशन को हमें प्रोटेक्ट करना होता है। अब जो आपका क्वेश्चन रैंसमवेयर में ये होता है कि कोई भी हैकर आकर आपके कंप्यूटर के अंदर या आपके नेटवर्क, कॉर्पोरेट नेटवर्क के अंदर आकर वायरस को जनरेट कर देता है। वो किस तरह करता है, उसके बड़े मैकेनिज्म होते हैं। मेन जो आजकल आज के टाइम पर हो रहा है वो ईमेल फिशिंग। कि आपने देखा होगा ईमेल पे आपको डिफरेंट टाइप के नोटिफिकेशन अटैचमेंट सारे होते हैं, जब आप वो क्लिक कर रहे होते हैं, ओपन करते हैं, आपको नहीं पता कि अटैचमेंट ये राइट है या वैलिड और हम्म। इनवैलिड ईमेल है। लेकिन हम्म। जब आप ओपन करते हैं तो वो बैकग्राउंड में जाके हाँ आपके हाँ। नेटवर्क पे अटैक करता है और वो डिफरेंट टाइप के आपको डेटा को रिट्रीव कर रहा होता है, या नेटवर्क को आपका चोक कर देता है, या ट्रैफिक को ब्लॉक कर देता है। तो हम्म। ये पूरा एक रैंसमवेयर है जो वायरस आपको जनरेट करते हैं आपके नेटवर्क पे, और वो आपके नेटवर्क को जाके हैक कर देते हैं, जो कि आजकल बड़ा कॉमन अटैक है ये। सो रैंसमवेयर के बारे में आरिफ थोड़ा सा मैं पढ़ रहा था पिछले दिनों, तो वो एक साहब मुझे बता रहे थे कि वो भी आईटी के एक्सपर्ट है, क्योंकि मेरा अपना बड़ा इंटरेस्ट भी होता है साइबर सिक्योरिटी के हवाले से। तो उन्होंने बताया कि जनाब वो क्या करता है कि हैकर क्या करता है, एक की जनरेट करता है या एक कोड जनरेट करता है, जो कि डाटाबेस जो होता है ना, उसके अंदर वो की और कोड डाल देता है। अब आपका वो डाटा जो है ना वो खुलेगा ही नहीं जब तक वो की आपके पास नहीं होगी। तो वो जब वो की आपके पास नहीं होगी तो वो जनाब वो आपको फिर ईमेल आएगी जनाब कि अगर आपको अपना डाटा रिट्रीव कराना है तो जनाब हम आपकी मदद कर सकते हैं। और फिर वो जनाब वहां से, इसलिए इसका नाम शायद रैंसमवेयर पड़ा हुआ है कि जनाब वो रैंसम मांगते हैं इसको खोलने के लिए डाटा। और जाहिर बात है वो कंपनीज भी खुली हुई हैं जो कि रैंसमवेयर जो हैक कर लेती हैं, और उनसे बचाने के लिए भी कंपनियां खुली हुई हैं। तो एक तरफ तो हैकर मौजूद हैं और दूसरी तरफ बचाने वाले भी मौजूद हैं। 12 बड़े बड़े स्कूल और बड़े बड़े बैंकिंग सेक्टर कनाडा के अंदर रैंसमवेयर से इफेक्ट हो चुके हैं नाजरीन। और ये कि बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा आरिफ आपसे ये है कि आप बताइए कि आप खुद जो है, आप तो खुद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजिस्ट थे, तो आप खुद जो है वो साइबर सिक्योरिटी की तरफ खुद क्यों चले गए इस तरफ? देखें, मैं काफ़ी टाइम कनाडा में था, कोई 2011 से 2014-15 तक कनाडा में रहा, फिर अमेरिका मूव हो गया। अब जब मैं 2011 में कनाडा लैंड किया, मैं बेसिकली इंजीनियर, मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड था, फिर बाद में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोग्राम मैनेजमेंट में होता हुआ एक चीफ कंसल्टेंट होता हूँ। तो जब 2011 का टाइम था, टेलीकॉम बड़ा बूम पे था, वो टाइम मैंने देखा कनाडा में आके कि अब जितना टेलीकॉम में हम लोग एडवांसमेंट या जितना मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, उतना ही हमें प्रॉब्लम आ रहा था सिक्योरिटी का। कि नेटवर्क पर वो टाइम अटैक होना शुरू हो गए थे, टेलीकॉम नेटवर्क हैक हो गए, जो अभी आपने कहा कि वो हैक कर देते हैं नेटवर्क, और फिर वो आपसे डिमांड करते हैं कि एक अमाउंट आपको पे करें, फिर हाँ। वो नेटवर्क को अवेलेबल हो जाता है। तो वो टाइम 2011 2012 का टाइम था जब मैंने देखा कि आइंदा जो मुझे लगता था कि वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, मेनली साइबर सिक्योरिटी, वो एरिया होगा जो कि हर एरिया में आपको जाके अप्लाई करना होगा, ताकि आप अपने नेटवर्क को, अपने डेटा को प्रोटेक्ट करें। क्योंकि आज के दिन अगर आप देखें वर्ल्ड में, तो जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज डेटा है आपका। अब वो डेटा कोई भी टाइप का, आपका पर्सनल हो, आपका ऑफिशियल हो, आपका कॉर्पोरेट हो, आपका बैंकिंग हो, तो डेटा को हमें प्रोटेक्ट करना है हर तरह। तो आजकल जितना डेटा ट्रैवल कर रहा है नेटवर्क पे, उतने ही अटैक्स बढ़ रहे हैं। तो डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए तो मेरे दिमाग में हमेशा वही था 2011 से कि एक टाइम अभी अपने आप को मूव करूं, आईटी सिक्योरिटी की तरफ चला जाऊं। तो वो करने के लिए एक रोड मैप था जो मैंने फॉलो किया, फिर कुछ सर्टिफिकेशन थे, फिर कुछ क्वालिफिकेशन थी जो मुझे लेना पड़ी। लेकिन वो करते हुए फिर मैं मुख्तलिफ अपना कंपनी चेंज करता गया, अपने मुख्तलिफ एरिया, क्योंकि ये साइबर सिक्योरिटी देखने में आपको एक छोटा एरिया, लिमिटेड लगता है, लेकिन इसका स्कोप जब आप जितना डेप्थ में जाते हैं तो आइडिया होता है कि इसके अंदर एप्लीकेशन आ जाती है, सिक्योर करनी है, नेटवर्क को सिक्योर करना है, फिजिकल सिक्योरिटी भी है, डेटा को भी सिक्योर करना है, क्लाउड को भी सिक्योर करना है, सेल फोन पर भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। तो इन हर एरिया को देखते हुए मैंने अपना पढ़ना शुरू किया, चीज़ों को और डेप्थ में जाकर देखा।
तो अब ये क्या आइडिया होता है कि ये वो एरिया था जो आज के दिन भी वर्ल्ड में बड़ा हाई डिमांड है, क्योंकि जितना डेटा ट्रेवल कर रहा है उतना ही आपको नेटवर्क पे अटैक्स हो रहे हैं, और उतना ही आप साइबर सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। अच्छा, तो इस यूं करके इसमें मैं इन हुआ। जी जी, बड़ी थैंक यू आरिफ। और यकीनन जो लोग नाज़रीन की बात समझ रहे हैं तो वो समझ लें कि आने वाले दौर के अंदर जहां पर एक गाड़ी से लेकर आज आपकी गाड़ी के अंदर जनाब एक कंप्यूटर चल रहा है, और आने वाले वक्तों में जब कार के अंदर ड्राइवर लेस होगी तो आप समझ लें कि वो इंटरनेट से भी कनेक्टेड होगी, हर चीज़ से कनेक्टेड होगी, और बहुत सारी ऑटोमेशन, जैसे जैसे ऑटोमेशन आगे बढ़ रही है वैसे वैसे सिक्योरिटी और फिजिकल सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, हर तरह की सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जा रही है। इसलिए जो लोग आईटी के कैरियर से इस वक्त जो नौजवान यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या दूसरी जगह पर पढ़ रहे हैं उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो अपने आप को जो है ना प्रॉपरली जो है ना इन लाइन कर लें आने वाली टेक्नोलॉजी के हवाले से, खासतौर पे इंजीनियर्स जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ रहे हैं। तो मेरा अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है आरिफ आपसे कि ये बताएं कि बहुत ज़्यादा बात होती है प्राइवेसी की। हम अगर रेजिडेंशियल लोग, आम लोग जो होते हैं, तो हम आज साइबर सिक्योरिटी के अंदर साइबर सिक्योरिटी अटैक्स, मैंने अभी रैंसम की बात की, या दूसरे और भी अटैक्स होते हैं लोगों के, बेचारों के बैंकों में वो बैंक से पैसे निकल जाते हैं, लोग जो है वो किसी ना किसी तरीके से ऑनलाइन वो बेचारे हुए होते हैं, कोई और आके उसको हैक करता है और पैसे लेके चला जाता है, उनके बैंक खाली हो रहे हैं यहाँ पर लोगों के। तो प्राइवेसी क्या चीज़ है? देखें, प्राइवेसी अगर आप, मैं इन जनरल अगर आप देखें तो अगर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो ये आपको राइट देता है कि हर ह्यूमन बीइंग को प्राइवेसी चाहिए। आप अपने घर में नहीं चाहते कोई भी एंटर हो विदाउट आपकी परमिशन। बिल्कुल यही चीज़ आईटी नेटवर्क पर होती है कि कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी, कोई भी आपको एनवायरनमेंट नहीं चाहता कि अगर आप वैलिड यूजर नहीं है तो आप उनके नेटवर्क के अंदर एंटर हों। तो जब आप प्राइवेसी को वायोलेट कर रहे होते हैं तो वहां आपका हैकिंग शुरू हो जाती है। तो एज एन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट आपको प्रोटेक्ट करना है प्राइवेसी। और वो प्राइवेसी आपकी इनसाइड नेटवर्क भी हो सकती हैं, आउटसाइड नेटवर्क भी हो सकती हैं। और आपको ये देखना है कि जो आपके एसेट्स हैं, एसेट्स इन टर्म्स ऑफ आईटी, वो आपके नेटवर्क्स हो सकते हैं, वो आपके कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, सर्वर्स हैं, फायरवॉल हैं, एप्लीकेशन है, डेटा है। तो ये आपको प्रोटेक्ट करने हैं। तो ये प्रोटेक्ट जहां आपको करने होंगे वहां आपका प्राइवेसी इन्वॉल्व हो जाएगी, और जितना आप उनको जितना प्रोएक्टिव एक्शन आप ले रहे होंगे उतना ही आपकी प्रोटेक्शन लेयर हो रही होगी अच्छी, और उतना ही आप अपने नेटवर्क को सिक्योर कर रहे हो। तो प्राइवेसी इसमें मेन की इंटीग्रल पार्ट है साइबर सिक्योरिटी का, जो कि आपको हर एरिया में प्रोवाइड करना होता है। अच्छा, मुझे आप बताइए कि ये आजकल जो है वो आपने देखा होगा कि मल्टी फैक्टर का बड़ा इस्तेमाल होता है ख़ास तौर पे, क्योंकि जब हम प्राइवेसी की बात करते हैं तो पासवर्ड्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, यूज़र नेम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपकी आपकी जो आइडेंटिटी है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपका ईमेल एड्रेस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जो प्राइवेसी के अंदर आती हैं, जो कि अगर आप और इसको जाहिर बात है सिक्योर करना होता है किसी भी शख्स को। तो आजकल कौन सा ऐसे टूल्स मौजूद हैं जिसके जरिए जो है हम इन प्राइवेसी को जो है सिक्योर कर सकते हैं? देखिए, इनमें टूल्स मार्केट में काफ़ी अवेलेबल हैं, लेकिन मेन जो आपको प्रोटेक्शन करनी होती है वो आपको क्रिप्टोग्राफी, वो एन्क्रिप्शन होती है। एन्क्रिप्शन का मतलब एक इजी टर्म में ये होता है कि आप जब नेटवर्क पे डेटा ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आप अगर ईमेल पे अपना पासवर्ड जनरेट करते हैं 1234, लेकिन जब वो नेटवर्क पे ट्रैवल हो रहा होता है 1234 नहीं, बल्कि वो एक हम चेंज कर देते हैं उसका फॉर्मेट, और वो कोई डिफरेंट फॉर्मेट में जा रहा होता है, और जब आपको एंड पे पहुंचता है तो वो फिर दोबारा डिक्रिप्ट या डिक्रिप्ट हो रिट्रीव हो जाता। जाता है आपके। ठीक। ठीक है। अच्छा, अब इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि जब आप नेटवर्क पे ट्रैवल ट्रांसमिट कर रहे होते हैं डेटा, अगर बीच में हैकर्स हैं तो वो अगर डेटा हैक भी कर रहे होते हैं तो आपको उनका ओरिजिनल पासवर्ड जो आपने रखा होता है वो नहीं मिल रहा होता, बल्कि उनको डिफरेंट टाइप के लेटर मिलते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो उसके लिए हम इंक्रिप्शन एक तो प्रोवाइड करते हैं, फिर मल्टी फैक्शन ऑथेंटिकेशन मोस्टली आजकल प्रोवाइड कर रहे हैं। वो क्या होता है कि पहले अगर आपने देखा होगा कि आप अपना ईमेल और पासवर्ड आपको चाहिए होता था लॉग इन करने के लिए, लेकिन अब एक और लेयर बढ़ा दी होती है। वो क्या करते हैं कि आपको फिंगरप्रिंट्स अपने चाहिए होते हैं, एक और लेयर अभी ऐड कर दी, आपको अपने आईज के थ्रू, रेटिना के थ्रू आपको जाके नेटवर्क के अंदर लॉग इन कर रहे होते हैं। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो आपको लॉग इन करने में, आपके डेटा को सेव करने में, ताकि जब ट्रैवल कर रहा हो आपका डेटा या ट्रांसमिट हो रहा हो तो प्रोटेक्ट करना आसान हो जाता है।
तो इसलिए इसके मुख्तलिफ टूल्स होते हैं। आपको एनक्रिप्शन पे अगर आप चले जाएं तो AES-256 वगैरह जिन पे आप काम कर रहे होते हैं, जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ताकि उनमें होता ये है कि डेटा देखें हमेशा आपका हैक हो सकता है। कोई भी नेटवर्क पे कोई भी आपको नहीं कह सकता, या कोई आपको अश्योरिटी नहीं है कि आपका नेटवर्क हैक नहीं होगा। लेकिन होता क्या है कि इसमें टाइम लग जाता है। अगर मैं हैकर हूँ, मैं आपका पासवर्ड रिट्रीव करना चाहता हूँ, मैं कर लूंगा, मुझे टूल्स हैं जिनके थ्रू। लेकिन हम्म। होता ये है, इनमें टाइम चाहिए। अब टाइम किस तरह होता है देखें, एक होता है पासवर्ड आपने रखा है, डिफरेंट टाइप के अल्फा हम्म। न्यूमेरिक लेटर्स रख दिए हैं। अब ठीक। मैं एक हैकर हूं, मैं जाके ट्राई करता हूँ, वो एक डिक्शनरी अटैक पे जाते हैं कि एक वर्ड ट्राई कर रहे होते हैं, और वो एक टाइम आता है कि आपके पासवर्ड को रिट्रीव कर लेते हैं। ठीक। उसमें जब भी हम लोग हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप एवरी 30 डेज अपने पासवर्ड को चेंज करते रहें, ताकि अगर हैकर्स कोई 30 डेज तक आप ही के पासवर्ड पे ट्राई कर रहा है, हिट एंड ट्रायल होता है इनमें, अगर हम्म। ट्राई कर रहा है कि आपके पासवर्ड को रिट्रीव करे, लेकिन जब 30 डेज पे पहुंचे तो आप चेंज कर लेते हैं, फिर वो हम्म। दोबारा साइकिल शुरू हो जाता है। तो तो यूं ये करके ये ये एक साइकिल। तरीक़ेकार है, ये एक तरीक़ेकार है कि किसी तरीके जिस तरीके से हम सिक्योर कर सकते हैं। तो नाज़रीन, अपने पासवर्ड को जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे वो कंप्यूटर का हो, चाहे वो किसी चीज़ का हो, कोशिश करें कि एवरी 30 डेज़ आप उसको चेंज करें, और कोशिश करें कि जो है ना वो अपने आप सिक्योर जगह पर उसको रखें। ये नहीं कि किसी आपने वो आप येलो एक पेपर लिया और उसको लगा के अपने कंप्यूटर पे लिख के लगाया हुआ है ताकि सब लोग देख लें उसको। तो ज़रा इस बात का ख्याल रखा करें। पासवर्ड बड़ी इंपॉर्टेंट है आज के दौर के अंदर, क्योंकि आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट, आपकी इन्फॉर्मेशन अगर लीक हो जाएगी तो नुकसान आपको बहुत ज़्यादा होने वाला है। अच्छा आरिफ, हम देखिए, जो, एक हाँ बोलिए प्लीज़। एक चीज मैं ऐड कर दूं, आपने हर जगह आजकल देखा होगा क्लीन डेस्क पॉलिसी ऑफिस में, वो क्या होती है, वो बिल्कुल यही कुछ है कि लोग पासवर्ड लिखकर वो रख देते थे अपने लैपटॉप या जी। डेस्कटॉप के करीब। हाँ। तो एक तो वो आपको कभी नहीं करना। नंबर टू ये कि पासवर्ड हमेशा अल्फा न्यूमेरिक रखें। आप कभी भी इजी पासवर्ड अपनी डेट ऑफ बर्थ या अपना सिटी नेम या वो नहीं रखें। और फोर्थ ये कि पासवर्ड हमेशा लॉन्ग होना चाहिए। एटलीस्ट लिखा होता है 12 कैरेक्टर या 16, तो या आप हमेशा ट्राई करें कि उससे लंबे रखें पासवर्ड, ताकि अगर कोई हैकर अटैक भी करता है तो वो टाइम लगे और उतने टाइम में आप चेंज कर लें। तो ठीक है। ये मतलब मेन। अच्छा, मुझे दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट सवाल करने हैं, इससे क्योंकि टाइम हमारे पास बड़ा शॉर्ट होता है। तो मैं एक तो सवाल मेरा बड़ा ये कि हमने जब बात भी करी कि ये जो साइबर सिक्योरिटी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इंजीनियरिंग से वाबस्ता हैं, आईटी से वाबस्ता हैं। तो आप ये बताइए कि किस तरीके से एक नया आदमी इस कैरियर के अंदर जो है वो एंटर हो सकता है। एक तो नया आदमी, और दूसरा वो जो ऑलरेडी आईटी के अंदर काम कर रहे हैं लेकिन अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं। तो वो ये दोनों हजरात किस तरीके से इस कैरियर के अंदर दाखिल हो सकते हैं? जी, बड़ा ही अच्छा वैल्यूएबल क्वेश्चन हर एक के लिए होगा ये, क्योंकि मैं जहाँ भी सेमिनार किए, जहाँ भी गया वर्ल्ड वाइड, लोगों ने यही मेन क्वेश्चन था जो होता था कि हम एंटर होना चाहें। जो आपने पूछा, दो पार्ट हैं, हाँ। एक तो ये जो नए लोग हैं और एक हाँ। ये कि जो आईटी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हाँ। हाँ। देखिए, पहले मैं आपको बताऊंगा, अगर कोई नए लोग हैं उनके लिए कुछ सर्टिफिकेशंस रिकमेंडेड हैं। रिकमेंडेड यूं है कि वर्ल्ड वाइड जो मोस्ट वैल्यूएबल या मोस्ट हम्म। पावरफुल सर्टिफिकेशंस हैं, उनमें ये कि कॉम टीए पे पहले आप आ जाएं। ठीक है। ठीक है, कॉम टीए प्लस एक सर्टिफिकेशन होती है जो कि काफी मतलब जेनेरिक टाइप है, नए लोग कर सकते हैं, जो कि ग्रेजुएशन किया हुआ हो और थोड़ा आईटी का नो हाउ हो, मतलब वो समझते हो कि कंप्यूटर क्या है, नेटवर्क क्या होते हैं। तो वो अगर इन्वॉल्व हो जाएं, और मुझे मतलब अगर मैं कहूँ तो 4 to 6 मंथ टाइम काफी होता है उन लोगों के लिए जो अभी नए हैं, और वो सर्टिफिकेशन में आकर करें। और हम्म। करने के बाद कुछ प्रैक्टिस करें। आजकल आपने देखा होगा फ्रीलांस काम काफी होता है, आप वर्क पे चले जाएं, फेवर पे चले जाएं, या और कई चैनल से जाके आपको प्रोजेक्ट्स अवार्ड हो रहे होते हैं। तो आप एक बिल्कुल स्मॉल टाइप का प्रोटोटाइप प्रोजेक्ट लेकर शुरू करें काम, और फिर आप अपने आप को उतना ही डेप्थ में चले जाएं। और जब आप ये कॉम टीए कर लेते हैं, फिर खुद को देखना होता है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 2 आ गया कि ये तो नए लोगों के लिए था, लेकिन अगर पार्ट 2 पे आ जाते हैं कि जो लोग अभी काम कर रहे हैं, तो वो अब देखना होता है किस एरिया में काम कर रहे हैं। या तो वो एप्लीकेशन साइड पे हैं, या वो डेटा साइड पे हैं, या वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हैं, या वो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, या एनालिस्ट हैं, या वो नेटवर्क इंजीनियर हैं, या वो नेटवर्क मैनेजर हैं, या क्लाउड पे काम करते हैं, डेवलपर हैं। तो अब उनको हर एक का एरिया देखते हुए कुछ सर्टिफिकेशंस हैं जो मैं मतलब वो यूं बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल वही रोड मैप फॉलो किया, और मुझे पता है कि हाँ, ये वो मुझे जरा सर्टिफिकेशन जो वो वर्ल्ड वाइड। इम्पोर्टेंट, ये आपने आपने कौन सा रोड मैप फॉलो किया वो बताएं ना लोगों को, ताकि जो जी हमारा मैं नए नाजरीन है उनको पता चल जाए। जी। जी मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि कॉम टीए मैंने नहीं किया, मैं टेक्निकल बैकग्राउंड था, मुझे उसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया, करियर में आया कोई 10-11 साल पहले, अगर मैं पीछे चला जाऊं,
तो पहली जो सर्टिफिकेशन थी मैंने सीसा की, CIS, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर। उसमें ये होता था कि आप कोई भी नेटवर्क पे जाके ऑडिट कर सकते हैं। अब ऑडिट में क्या होता था कि मेन रिस्क मैनेजमेंट आती है, और रिस्क मैनेजमेंट मेरा हमेशा पार्ट रहा जॉब का, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट मैनेजर था, प्रोजेक्ट हाँ, मैनेज करता था, तो उधर रिस्क एक हमेशा एरिया वो था जो कि मुझे काम करना होता था। ठीक तो ठीक। यूं पहले मैंने सीसा को शुरू किया, फिर मैं CISM की तरफ आ गया। ये हम्म, थोड़ी मैनेजमेंट लेवल की सर्टिफिकेशन से इधर मेन आपका आ जाता है कि आप अपने नेटवर्क को किस तरह प्रोटेक्ट करना है। आपको नेटवर्क प्रोटेक्ट करने के लिए वेंडर से क्या चाहिए, SLAs किस टाइप के होने चाहिए, गवर्नेंस मॉडल क्या होना हम्म, चाहिए, इंसिडेंट मैनेजमेंट किस तरह होनी चाहिए, सॉक पे अगर आप जा रहे हैं सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, तो वहाँ आपको क्या क्या पैरामीटर्स देखने हम्म, होंगे। ये करने के बाद जब मैंने कर लिया तो फिर मुझे लगा कि अब एक एरिया मेरा जो थोड़ा और जो मुझे लगता था कि मुझे और इम्प्रूव करना है वो गवर्नेंस का पार्ट था। फिर मैं चला गया CGEIT पे। ओके। इधर मैंने ये किया कि गवर्नेंस की तरफ पूरा, जिनमें कि पॉलिसीज वगैरह, IT सिक्योरिटी में इंपॉर्टेंट है कि आपकी पॉलिसीज क्या हैं, आप स्टैंडर्ड किन को फॉलो करते हैं, क्योंकि ISO जाहिर सी बात है। 27001 है, NIST है। तो हाँ, उधर चला गया, उनके अंदर इन्वॉल्व हुआ। फिर मैंने देखा कि अच्छा ये स्टैंडर्ड्स हैं जिनके अंदर जाके आपको अपना गवर्नेंस मॉडल बनाना है, आपको कंप्लाइंस का पार्ट देखना है कि अगर आपके नेटवर्क पे कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं या आप कंपनी के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, तो वो पूरा लेके फिर जब ये करने के बाद मुझे आइडिया हुआ कि रिस्क मैनेजमेंट में करता तो था, लेकिन अभी मुझे और डेप्थ चाहिए कि जब मैं रिस्क एनालिसिस कर रहा होता हूँ तो वो एक कैलकुलेशन चाहिए होती है जो मैं शायद उतना लैग करता था जितना मुझे नहीं करना चाहिए था वो टाइम पे। तो मैंने रिस्क CRISC होती है वो करना शुरू किया, और उस पर भी रिस्क मैनेजमेंट के अंदर चला गया कि रिस्क एनालिसिस आप करते हुए क्या क्या फैक्टर है, मेन क्या क्या पैरामीटर्स है जो आपको IT सिक्योरिटी के लिए देखने होते हैं। जब ये हुआ तो फिर मुझे आइडिया हुआ कि अब मैं खुद को मतलब एक अच्छा प्रोग्राम लेवल पे देख रहा होता हूँ। फिर कुछ जॉब्स चेंज की, स्विच किए, पहले एबट में आया, फिर जॉनसन में चला गया, फिर एक्यूफेक्स में आ गया, वेराइजन, फिर सिटी बैंक में पिछले 3-4 साल हो गए अब तो ये करते करते इंडस्ट्री में काम भी करता गया, बैक एंड पे पढ़ता भी गया, सर्टिफिकेशंस भी करता गया, और अभी एक CISSP की तरफ रेडी हूँ। अब कोई टाइम मुझे अपीयर होना है, अभी हुआ नहीं हूँ, हाँ, लेकिन ये रोड मैप मेरा था जो किया, फिर बीच में MBA कनाडा में रहते हुए कर लिया था। तो ये सारी चीजें मतलब मिलकर, और मुझे अपने करियर को, और बिल्कुल मैं यही बात हर एक को कहता हूँ जो मैंने किया, हाँ, क्योंकि मैं हिट एंड ट्रायल कर चुका था, मुझे पता था ये वो एरिया है जिन पे कि आगे जॉब मार्केट बड़ी अच्छी है। अगर आज भी आप देखें वर्ल्ड वाइड, तो हम्म। कुछ 4 बिलियन जॉब्स अभी भी अवेलेबल हैं, लोग नहीं मिल रहे हैं IT अच्छा, सिक्योरिटी के। अगर अच्छा, सॉरी, आप अमेरिका ये अमेरिका में कितनी जॉब्स हैं? अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका की साइड पे कितनी जॉब इस वक्त अवेलेबिलिटी क्या है उनकी? देखें देखें अमेरिका में ये टाइम पे 500,000 जॉब्स अवेलेबल हैं जहां लोग अभी नहीं मिल रहे हैं नॉर्थ अमेरिका में, जिनमें कि अमेरिका और कनाडा। यूं ही अगर आप साउथ अमेरिका में चले जाएं तो उधर 400,000 जॉब्स अवेलेबल हैं, लोग नहीं हैं। यूं ही अगर आप APEC रीजन, जो पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, वो पूरे रीजन में चले जाएं तो उधर आपको 2 बिलियन जॉब्स अवेलेबल हैं, लोग नहीं है बिल्कुल। अब क्यों नहीं है लोग? हो ये रहा था कि देखें, साइबर सिक्योरिटी जो शुरू में हमने डिस्कस किया कि अभी नया एरिया है जहाँ के अभी काफी गैप ग्रोथ है है, कि अभी काफी ग्रोथ आनी ग्रोथ है, है। डेवलपमेंट होनी है, ठीक है। जी। तो उनमें लोग अभी, यूनिवर्सिटीज भी अभी तैयार नहीं थे, डिग्री प्रोग्राम या बैचलर्स प्रोग्राम नहीं थे, लोग सर्टिफिकेशन भी अभी इतना नहीं कर रहे थे। तो ये गैप बढ़ता चला गया, डिमांड हाई होती गई, सप्लाई थी नहीं, तो गैप आपका बढ़ता चला गया। तो अब लोग आना शुरू हुए हैं, लेकिन अभी भी वर्ल्ड वाइड 3.9 मिलियन जॉब्स अवेलेबल हैं, लेकिन लोग नहीं मिल रहे हैं। तो अगर कोई एक भी सर्टिफिकेशन जो मैंने बताया कर लेता है तो हाँ, मार्केट में जॉब आज भी लेना कोई भी मुश्किल कोई नहीं है, मुश्किल तो वो काम एंटर नहीं हो है। सकता है। जी। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ, और अच्छी गुफ्तगू हुई आपसे, और आप हम कोशिश करेंगे कि और भी प्रोग्राम आपके साथ करें, क्योंकि जाहिर सी बात है कि IT इतनी बड़ी फील्ड है और इतने हमारे टाइम बड़ा महदूद होता है। इस महदूद टाइम के अंदर हम जो मुश्किल सवालात आपसे पूछ सकते थे, और जो सवालात हम समझते थे कि यार इंपॉर्टेंट है, ये सवालात पूछने चाहिए आपसे और हमारे नाजरीन, क्योंकि अक्सर बेशतर जो है वो अफराद मुझसे पूछते रहते हैं यार साइबर सिक्योरिटी के हवाले से बात करो, क्योंकि आम लोगों के अंदर जो है वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं कि बहुत सारे लोग बेचारे जो है वो चीट हो रहे हैं ऑनलाइन बैंकिंग की वजह से, ऑनलाइन परचेसिंग की वजह से। और दूसरी तरफ जॉब मार्केट के हवाले से भी, क्योंकि मैं खुद भी IT इंडस्ट्री के अंदर वाबस्ता हूँ, तो मेरे बहुत सारे साथी जो है इस हवाले से पूछते रहते थे कि यार कैसे हमें क्या करना चाहिए, कैसा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सहल अफजा गुफ्तगू की। और कोई आखिरी बात आप कहना चाहेंगे हमारे नाजरीन को, और स्पेशली उन बच्चों को जो कि यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं या जो अपना कैरियर स्विच करना चाहते हैं? देखें,
एक पॉइंट यही है कि मैं चाहूँगा कि जो अभी खास तौर पे जो यूनिवर्सिटी वगैरह में अभी बैचलर्स या डिफरेंट लेवल के प्रोग्राम में हैं, अभी पढ़ रहे हैं, तो वो कोई ना कोई एक सर्टिफिकेशन भी करें पैरेलल, वो अपनी बैचलर्स डिग्री भी करें, सर्टिफिकेशन भी, ताकि जब वो मार्केट में आए तो वो एक सर्टिफाइड एरिया में हो, एक उनको डायरेक्शन हो कि इधर आके मुझे काम करना है। और बिल्कुल यूं ही जो कि लोग अभी जॉब ढूंढ रहे हैं ये टाइम पे मार्केट में, प्रोफेशनल से जॉब नहीं है या अभी नए मार्केट में, तो वो कोशिश करें कि कोई भी एक सर्टिफिकेशन कर लें सिक्योरिटी पे और वो मार्केट में इन हो जाएं। तो ये ठीक वो है। एरिया है, मतलब मैं इन शॉर्ट यही कहूंगा कि लोगों को चाहिए कि अभी लोगों को आइडिया नहीं है, जितनी यहाँ ग्रोथ है, डिमांड्स जितनी है। यहाँ जॉब सही। अवेलेबल है, डिमांड जितनी हाई है, तो कोशिश करें कि लोग इधर आएं और आकर अपने आप को ऊपर तैयार लेके करें। जाएं और जॉब में वेल। तैयार करें। तो ये मेरा बहुत। हमेशा, और मैं अवेलेबल हूँ हमेशा, जब भी कभी कोई भी किसी को मतलब इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे, कभी भी आप तो लोग अच्छा, ये कांटेक्ट तो कर लें बता, तो मैं। ये बताएं कि आप क्योंकि बूट कैंप्स वगैरह करते रहते हैं और मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप बूट कैंप करते हैं, सेमिनार करते हैं, तो आपका अगला बूट कैंप कब हो रहा है? देखिए, अगला एक बूट कैंप अभी 28 जैन को, अभी 2 हफ्ते के बाद है। और फिर एक फरवरी में मैं एक करना चाहता हूँ, अभी तक कोई डेट मेरी फाइनल नहीं हुई टाइम पे होगा, लेकिन कोई अराउंड मिड ऑफ फरवरी 14-15 को शुरू करूंगा। तो वो अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो काफ़ी अच्छा, वैल्यूएबल होगा ये उनको। 28 जनवरी को जो आप कर रहे हैं बूट कैंप, इसको ऑनलाइन करेंगे या फिजिकल कर रहे हैं कहीं पर? जी, ये पूरा ऑनलाइन होगा, तो इनमें ठीक। काफ़ी लोग बाहर के हैं तो वो ऑनलाइन चाहते हैं कि मैं करूँ, तो ये ठीक। 28 को ऑनलाइन है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला नाज़रीन, हम कोशिश करेंगे कि आरिफ आज़ाद साहब से वो बूट कैंप की तमाम डिटेल्स लें, और मैं अपना जो मेरा सोशल का पेज है, मेरा फेसबुक का या व्हाट्सएप का जो पेज है, उसके ऊपर जो है वो मैं आप लोगों तक जो है ना, ट्विटर के पेज के ऊपर भी आप तक जो है वो इंफॉर्मेशन फराम करूँगा। मेरा जो है वो आप फेसबुक पेज ज़रूर देखिएगा, वहाँ इंशाल्लाह ताला मैं आपको उस डिटेल पहुँचाऊँगा। आरिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का और हमें इतनी अहम इंफॉर्मेशन पहुंचाने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो नाज़रीन, आरिफ आज़ाद साहब से हमने कोशिश की कि साइबर सिक्योरिटी के हवाले से और टेक्निकल फील्ड और आईटी फील्ड जो बूम हो रही है आज, उस हवाले से अहम गुफ्तगू की कि किस डायरेक्शन में वक्त लोगों को जाना चाहिए। जॉब्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, एक बहुत बड़ा एरिया इस वक्त वैक्यूम मौजूद है, और जो लोग भी सही तरीके से मार्केट में एंटर होंगे यकीनन उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा अगला मौजू जो मैंने स्टार्ट में ही आपको बताया था, और वो मौजू था कि जनाब एक बच्ची है जो कि वुडलैंड स्कूल के अंदर जो है वो पढ़ती है, और मैं उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल आपको इसलिए नहीं बता सकना चाहता कि क्योंकि प्राइवेसी मैटर है, और हम कोशिश करते हैं कि अपने चैनल के अंदर कोई ऐसा बात नहीं करें जो लीगल मैटर किसी का बन जाए या किसी, क्योंकि बच्ची ज़ाहिर बात है हमारे जो नौजवान बच्चे हैं अगर वो 16 साल के अंदर हैं या अंडर एज हैं, तो हमारी कोशिश होती है, और एक कानून भी मौजूद है कनाडा का, उसकी आप बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको नहीं देता था। बहरहाल एक मुसलमान बच्ची है, और एक मुसलमान बच्ची को एक वाइट बच्ची ने जो है स्कूल के अंदर मारा है, उसके पीछे एक पूरी तहकीकात जो है वो इस वक्त चल रही है। लेकिन आइए पहले हम आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो को वो हजरात ना देखें जिनके दिल कमज़ोर हैं, या जो थोड़ी सी मारपीट, हल्की फुल्की मारपीट को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, या उनके उनके जहन के ऊपर जो है इसके असरात पड़ते हैं, तो वो हजरात से मेरी दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ना देखें। लेकिन एक छोटी सी वीडियो है, सिर्फ 37-8 सेकंड्स की वीडियो है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि स्कूलों के अंदर क्या होता है, किस तरीके से बच्चे बुली होते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल थी, किसी ने उसकी वीडियो बनाई और हमें पहुँचा दी, और वो उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर डाल दी। वो सोशल मीडिया के ऊपर जब चली गई तो उसके बाद ज़ाहिर बात है स्कूल के लोगों को भी पता चला, और उनको पता चला, और उसके बाद उन्होंने एक्शन लिया। बहरहाल उस हवाले से बात करेंगे, लेकिन पहले एक छोटी सी वीडियो देखते हैं। Oh no, but I just want to record. She's gonna scream, "Help me! Help me!" तो नाज़रीन, आपने वीडियो देखी और आपको अंदाज़ा हुआ कि बड़ी तकलीफ दे वीडियो है ये, और जाहिर सी बात है कि हमारे बच्चे हैं, और ये हमारे बच्चे जो है वो मुख्तलिफ जाहिर बात है वो पढ़ते हैं, और वो चैलेंजेस किस चैलेंजेस से गुजरते हैं।
और लड़के भी और लड़कियां भी, और जाहिर बात है इस माशरे के अंदर अच्छा ये वाक़यात जो हैं वो बहुत होते रहे हैं माजी के अंदर, लेकिन क्योंकि हुआ ये है कि जो सोशल मीडिया का जो इनकलाब आया है दुनिया के अंदर, उसने एक फ़ायदा तो ज़रूर किया है कि अब ये छोटे मोटे जो क्राइम हो रहे होते हैं, ये छोटे मोटे मसाइल जो हो रहे होते हैं, या जो रेसिज्म के मसाइल होते हैं या दूसरी किस्म के मसाइल होते हैं, उन मसाइल को बहुत सारे लोग जो अतराफ में खड़े होते हैं वो अगर बचाते तो नहीं है। आपने इस वीडियो में भी देखा कि कोई बचाने के लिए नहीं आ रहा था उस बच्ची को, लेकिन वो क्या करते हैं कि दूसरों से खड़े होकर उस वीडियो को बना लेते हैं। अब वो वीडियो को बना लेते हैं और उसको सोशल मीडिया के ऊपर डाल देते हैं, या यूट्यूब पे डाल देते हैं, या मुख्तलिफ जगहों पर डाल देते हैं। फिर वो वायरल हो जाती है, और जब वो वायरल हो जाती है तो जो अथॉरिटीज होती हैं, जब उनको पता चलता है कि यार ये वाक़या तो हमारे स्कूल में हुआ है या हमारे इलाके में हुआ है, तो फिर वो एक्शन लेती है। बिल्कुल इसी तरीके से वुडलैंड स्कूल के जब प्रिंसिपल को ये बात पता चली कि जनाब के ये वाक़या तो उनके स्कूल से रिलेटेड है और एक बच्ची के साथ हुआ है, और ये वाक़या दिसंबर में हुआ था, ये जो हमारा लास्ट 22 का दिसंबर गया, इस दौरान ये वाक़या हुआ है। तो इस जब ये वाक़या हुआ तो उन्होंने यकीनन जो है वो उसको एक मतलब एक्शन लिया है उसके ऊपर, और ये केस जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इसलिए मैंने उन तक रसाई हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस हवाले से आपसे ज़्यादा बात नहीं कर सकता, क्योंकि बोर्ड हमारा जो है वो अपील बोर्ड जो है वो उसको देख रहा है, और हम इस हवाले से ज़्यादा बात आपसे नहीं कर सकते। और मैं इसलिए उनका नाम भी नहीं लेना चाहता कि प्रिंसिपल कौन है क्या है, लेकिन बहरहाल कि प्रिंसिपल ने ये किया कि बोर्ड के कहने पे, जाहिर सी बात है ये मसला जब हाई अथॉरिटीज़ के पास जाता है, उनके फिर एक लेटर इशू किया, और वो लेटर बड़ा इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि आपसे याद होगा कि पिछले हफ्ते मैंने प्रोग्राम किया है डेविड ब्राउन के साथ। डेविड ब्राउन के साथ जब मैं प्रोग्राम कर रहा था तो आपको मैंने बताया था कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट बिल जो इस्लामोफोबिया के हवाले से है, अवर लंदन फैमिली एक्ट के हवाले से है, वो हम यहाँ पर जो एंटारियो के अंदर प्रोविंशियल असेंबली है उसके अंदर रीडिंग के लिए गया हुआ है, लेकिन ना कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ने उसको अभी जो है वो इनिशियल रीडिंग के उसमें वो आगे पास नहीं हो रहा। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि तीनों बड़ी पार्टीज जो हैं, लिबरल पार्टी, कंजर्वेटिव और जनाब एनडीपी, तीनों मिलकर इस बिल को पास करते हैं, और वो तीनों इसकी हिमायत में अगरचे। और मेरी क्योंकि खलीद रशीद साहब से भी इस हवाले से बात हुई थी, तो वो कहते हैं कि बिल्कुल हम तो इसके बिल्कुल हक में हैं, हम तो इसको रोकना नहीं चाहते, लेकिन इसकी जो है प्रॉपर रीडिंग होनी है, प्रॉपर स्टडी होना, उसके बाद इसको जो है वो इसको ठीक कर दोबारा असेंबली के अंदर पेश किया जाएगा। और उस जमाने में इलेक्शन हो रहे थे अंटारियो के, तो वो जाहिर सी बात है इतना टाइम नहीं था, लेकिन अब तो इलेक्शन हुए बहुत दिन हो गए हैं। मुझे नहीं मालूम कि वो बिल कहाँ पर है। अवर लंदन फैमिली एक्ट का जो बिल था वो किधर है। तो मेरी दरख्वास्त है जनाब खलीद रशीद साहब से, मैंने उनसे भी वादा किया है, उनसे टाइम लिया है, इंशाल्लाह ताला मैं उनको अपने प्रोग्राम के अंदर नए जब भी वो आते हैं मेरे पास, मैं इस हवाले से उनसे ज़रूर सवाल करूंगा। लेकिन ये वो वाक़यात हैं जिसको सामने रखते हुए इस बात को यकीनी बनाना होगा कि इस्लामोफोबिया और जो हेट हमारे माशरे के अंदर, इन छोटे छोटे जहनों के अंदर जो फैल रहा है, इसको कैसे रोका जाए। और आप देखें प्रिंसिपल साहब ने जो स्कूल का जो लेटर लिखा है उसके अंदर बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यह बात कही है कि ये जो एक्शन हुआ है वो इस्लामोफोबिया का एक्शन है, इस्लाम से नफरत के नतीजे में ये एक्शन हुआ है। और जिस बच्ची ने भी ये किया है हमारे गलत किया है। हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? ये जो माशरे के अंदर एक तकसीम पैदा हो रही है, पहले ही हमारे यहाँ एक तकसीम जो बहुत अरसा दराज से जो है ख़ास तौर पे नॉर्थ अमेरिका के अंदर मौजूद है, ब्लैक एंड वाइट की तकसीम, और जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि अमेरिका के अंदर तो बड़े बड़े मुजाहरे और एक बड़ी जनाब मूवमेंट चली है इस हवाले से। और हम बहरहाल कनाडा के अंदर उस इस कदर हालात इतने ख़राब नहीं है, लेकिन बहरहाल ख़राब मज़ीद होते जा रहे हैं। हमने देखा कि हमारी लंदन फैमिली जो फैमिली थी वो किस तरीके से जो है उसको गाड़ी के टायर्स के नीचे कुचल दिया गया। फिर हमने देखा कि क्यूबेक मॉक्स का जो वाक़या हुआ, वहाँ पर घुसकर एक सफ़ेद फार्म ने किस तरीके से गोलियां मारी और नमाजियों को कत्ल कर दिया। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस्लामोफोबिया एक रियल थ्रेट है। इस रियल थ्रेट को हमारे जो कंजर्वेटिव के जो इस वक्त हुक्मरान हैं इधर अंटारियो के अंदर, उनको इसको समझना होगा और इसको फौरन अवर लंदन फैमिली एक्ट जो है उसको इम्प्लीमेंटेशन करनी होगी, उसको मंजूर करना होगा, ताकि इन वाक़यात का सदाबाब किया जा सके। वरना मसाइल तो आगे बढ़ रहे हैं, वरना ये वाक़यात जो अभी एक बच्ची ने किया है कई और बच्चों के साथ हो जाए। तो आपको है ना वो लेटर में चाहूँगा तला वो दिखाते भी रहें मेरी गुफ्तगू के दौरान, ताकि जो है वो नाजरीन हमारे वो लेटर देखते रहें। तो बहरहाल ये इंपॉर्टेंट है नाजरीन कि
हमें अपनी आवाज़ को उठाना पड़ेगा। मुझे खुशी इस बात की कि NCCM ने, नेशनल काउंसिल ऑफ कैनेडियन मुस्लिम ने इसको टेक ओवर किया, इस केस को, और वो खुद भी जो है इसकी तहकीकात कर रहे हैं। और मैं एंड दे वांट टू बी अ पार्टी ऑन दिस सब्जेक्ट बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही इस वक्त जो है वो बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं, ये जो अवर लंदन फैमिली एक्ट का जो बिल है उसको मंजूर कराने में। तो मेरा ख्याल है कि ये वाकया ट्रिगर कर रहा है कि हम उस एक्ट को फौरन असेंबलियों के अंदर मंजूर कराएं, और मैं समझता हूं कि तीनों पार्टियों को इस हवाले से जो है बहुत अहम रोल अदा करना चाहिए। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि अगले प्रोग्राम के अंदर जो है वो खलीद रशीद साहब को और हमारे दूसरे जो MPs और MPPs हैं उनको भी बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए कि जनाब आप लोग क्या कर रहे हैं। ये वाकयात तो कम्युनिटी के अंदर हो रहे हैं, ना सिर्फ हमारी कम्युनिटी के साथ हो रहे हैं बल्कि और भी कम्युनिटीज़ के साथ डेफिनेटली हो रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे वाकयात दब जाते हैं, बहुत सारे वाकयात सामने आ जाते हैं, लेकिन हमारा एज ए कैनेडियन ये हम सब का इज्तिमाई जो है ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन वाकयात का सदबाब करें, इनको रोकने की कोशिश करें, और माशरे के अंदर तमाम कम्युनिटीज़ जो है एक दूसरे के साथ अमन व अमान से रहें। तो आरिफ जहांगीरी आज इस तफसील के साथ, और उम्मीद करते हैं कि हमने कोशिश की है कि इस आवाज़ जो ये एक छोटा सा एक्ट हुआ है इस हवाले से आवाज़ जो है कम्युनिटी के लोगों तक पहुंचाएं। जो हमारा जिम्मेदारी है हमने वो पूरी की है, और इसके अलावा भी हमारी कोशिश होगी कि हम इस सब्जेक्ट के ऊपर मज़ीद, मैं पहले भी बात करता रहा हूँ, आगे भी बात करता रहूँगा, और इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते जो है एक नए सब्जेक्ट, एक नए मौजू के साथ फिर आऊँगा आपके सामने। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।